नमस्कार। कभी सोचा है कि भारतीय इतिहास में एक ऐसा भी दौर था जब साम्राज्य तलवार की नोक पर बन और बिगड़ रहे थे, लेकिन ठीक उसी समय व्यापार, कला और संस्कृति भी खूब फल फूल रहे थे। तो चलिए, आज हम उसी 700 साल के उथल-पुथल भरे सफर पर चलते हैं, 11वीं सदी से 18वीं सदी तक, और देखते हैं कि इस दौर ने भारत को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। इस पूरी कहानी को समझने की शुरुआत हम करते हैं दिल्ली की इस शानदार इमारत कुतुब मीनार से। देखिए, ये सिर्फ एक टावर नहीं है, ये उस बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है जिसने भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। कह सकते हैं कि ये उस नए दौर की नींव का पहला पत्थर था। तो इस जटिल इतिहास को आसानी से समझने के लिए हम 3 बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला, कि बाहरी आक्रमणों ने भारत के पॉलिटिकल मैप को आखिर कैसे बदला। दूसरा, इस लगातार चलती उथल-पुथल के बीच समाज और अर्थव्यवस्था ने खुद को कैसे संभाला। और सबसे जरूरी, इन सबका आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा था। अगले कुछ मिनटों में हमारा सफर इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम एक बड़े बदलाव के दौर से शुरू करेंगे, फिर दिल्ली सल्तनत और उसके बाद उभरे नए साम्राज्यों को देखेंगे, जानेंगे कि इस सब के बीच आम जीवन कैसा था, और आखिर में इस दौर से मिली जुझारूपन की विरासत को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस नींव को समझते हैं जिस पर यह पूरा नया युग खड़ा हुआ। आखिर वो क्या वजहें थीं जिनसे इतने बड़े बदलाव की शुरुआत हुई? अच्छा, जब हम भारत के मध्यकाल की बात करते हैं तो अक्सर लोगों के दिमाग में यूरोप के डार्क एजेस वाली तस्वीर आ जाती है ना? लेकिन भारत में कहानी बिल्कुल अलग थी। यहाँ समाज ठहरा नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा समय था जब राजनीति और संस्कृति में एक जबरदस्त मंथन चल रहा था, जिससे एक नई पहचान बन रही थी। तो इस पूरे बदलाव की चिंगारी उठी मध्य एशिया से आए तुर्क और अफगान समूहों के आक्रमणों से। ये हमलों की एक ऐसी लहर थी जिसका सामना भारतीय उपमहाद्वीप ने इससे पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर नहीं किया था। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। एक तरफ 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो रही है, तो वहीं दक्षिण में सिर्फ 125 साल बाद ही 1336 में विजयनगर जैसा एक विशाल साम्राज्य खड़ा हो जाता है। इससे पता चलता है कि कितनी तेजी से सत्ता के कई नए और शक्तिशाली केंद्र बन रहे थे। इन सभी नई ताकतों में से एक सबसे खास थी जिसने उत्तर भारत पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी, दिल्ली सल्तनत। अब सल्तनत का मतलब ये नहीं कि कोई एक स्थिर साम्राज्य था। जरा सोचिए, करीब 300 सालों के अंदर इस पर 5 अलग अलग राजवंशों ने राज किया। मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, एक के बाद एक। ये दिखाता है कि उस दौर में सत्ता कितनी अस्थिर थी। और हाँ, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि सल्तनत का कंट्रोल पूरे भारत पर कभी नहीं था। दक्षिण में विजयनगर और दक्कन में बहमनी जैसे बेहद शक्तिशाली साम्राज्य थे, जो न सिर्फ सल्तनत के विस्तार को चुनौती दे रहे थे, बल्कि अपनी एक अलग मजबूत पहचान भी बना रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, सत्ता हमेशा एक जगह नहीं टिकती। तो जैसे ही दिल्ली सल्तनत की पकड़ कमजोर हुई, भारत की जमीन पर ताकत का एक नया खेल शुरू हो गया और नक्शे पर कई नए दावेदार उभरने लगे। इस नक्शे को देखिए, ये किसी एक साम्राज्य की कहानी नहीं है। उत्तर में मुगल है तो पश्चिम में राजपूत, पूर्वोत्तर में अहोम और दक्षिण में विजयनगर। मतलब ये ताकत का एक जटिल जाल था जहां हर कोई अपने वजूद और विस्तार के लिए लड़ रहा था। इस दौर के इतिहास की दिशा कुछ बड़ी लड़ाइयों ने तय की, जैसे 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में मुगल शासन की नींव रखी, तो वहीं 1565 में तालीकोटा की लड़ाई ने शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य के पतन का रास्ता खोल दिया। ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थी, ये इतिहास के वो मोड़ थे जहां से पूरी कहानी ही बदल गई। अकबर जैसे शासकों को ये समझ आ गया था कि सिर्फ तलवार के दम पर इतने बड़े और विविध देश पर शासन नहीं किया जा सकता। ये जो आप कोटेशन देख रहे हैं, ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने अपनी शुरुआती कट्टर नीतियों को बदला और राजपूतों जैसे स्थानीय शासकों को साथ लेकर चलने की नीति अपनाई। यही उनके साम्राज्य की स्थिरता का एक बड़ा कारण भी बना। तो ये तो हुई राजाओं और साम्राज्यों के लड़ने भिड़ने की बात, लेकिन आम इंसान की जिंदगी कैसी चल रही थी? क्या खेत, खलिहान और बाजार भी इसी उथल-पुथल का शिकार थे? चलिए अब राजनीति के मैदान से हटकर समाज और अर्थव्यवस्था में झांकते हैं। और यहाँ एक बहुत हैरान करने वाली बात सामने आती है
कि लगातार युद्धों के बावजूद भारत दुनिया के सबसे अमीर क्षेत्रों में से एक बना रहा। इसकी वजह थी यहाँ की मजबूत कृषि, शानदार कारीगरी और दूर दूर तक फैले व्यापारिक नेटवर्क, जिन पर राजनीतिक अस्थिरता का ज्यादा असर नहीं पड़ा। उस दौर की अर्थव्यवस्था कितनी एडवांस्ड थी, इसका अंदाजा आप हुंडी सिस्टम से लगा सकते हैं। ये एक तरह का क्रेडिट नोट था, जिससे आप आज के जमाने का चेक या बैंक ड्राफ्ट समझ सकते हैं। इससे व्यापारी बिना सोना चांदी साथ लिए हजारों किलोमीटर दूर तक सुरक्षित लेनदेन कर सकते थे। ये उस समय की एक कमाल की बैंकिंग व्यवस्था थी। उस दौर में मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, वे एक तरह से उस इलाके के आर्थिक इंजन हुआ करते थे। सोचिए, वो व्यापार के लिए कर्ज देते थे, सिंचाई के लिए तालाब बनवाते थे, यानी वो पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को चलाने में मदद करते थे। तो हमने राजनीतिक संघर्ष भी देखा और आर्थिक स्थिरता भी। जब इन दो बिल्कुल अलग तस्वीरों को एक साथ रखते हैं, तो जो कहानी उभरती है वो सिर्फ टकराव की नहीं, बल्कि भारत के अद्भुत जुझारूपन की है। ये तस्वीर ही इस पूरे युग का सार है। एक तरफ सिंहासन के लिए लगातार जंग और अस्थिरता, और दूसरी तरफ एक ऐसा समाज जो इन सब के बावजूद अपनी आर्थिक और सामाजिक जड़ों पर मजबूती से खड़ा रहा और लगातार फलता फूलता रहा। तो आखिर में इस दौर की असली कहानी सिर्फ तलवार और लड़ाइयों की नहीं है। ये कहानी है जुझारूपन की और उस रचनात्मकता की जो हर मुश्किल के बीच भी अपना रास्ता खोज लेती थी, चाहे वो कला हो, साहित्य हो या फिर व्यापार। तो हम इस सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं कि कैसे लगातार संघर्ष की एक कहानी इंसानी हिम्मत और जुझारूपन की एक शक्तिशाली मिसाल भी बन जाती है। शायद इस दौर से सबसे बड़ी सीख यही है कि सबसे मुश्किल समय में भी टिके रहने, खुद को ढालने और कुछ नया बनाने की इंसानी क्षमता ही सबसे बड़ी ताकत है।